हाँ भाई। क्रांतिकारियों नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया सब। चलो। रुकी पहले आज आज एक बढ़िया आज से कार्यक्रम चालू कर रहे हैं। कार्यक्रम का नाम है प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन। रोज 5-7 स्लाइडें लेके आऊंगा पिछले साल के पूछे हुए प्रश्नों की। खासतौर पर इसी साल से शुरू करेंगे, बन बीते सालों से नहीं जाएंगे। 5-7 साल के प्रश्नों की स्लाइडें और उनके जरिए हम पिछले साल के प्रश्नों को डिस्कस करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। शाबाश। किशोरावस्था में लड़कों की आवाज में भारीपन आ जाता है, वो क्यों आता है? प्रश्न ये है। इसका पहला ऑप्शन है फेरिंग्स के बढ़ने के कारण। बायोलॉजी मत पूछना, मेरे को बायो बिल्कुल नहीं आती है। श्वसन नली के बढ़ने के कारण, वायु नली के बढ़ने के कारण। इसका आंसर है लिरिंग्स के बढ़ने के कारण। ये मैं लिखवाऊंगा आज, ये लिखवाऊंगा क्योंकि किशोरावस्था का शारीरिक विकास हमें अभी पढ़ना है। अगला प्रश्न देखो, तुरंत प्रभाव से। एक बालक विभिन्न वस्तुओं को वर्गीकृत, व्यवस्थित और मिलान करना और उल्टे क्रम में रखना सीख जाता है। यह पियाजे की कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता में होता है, विकास की अवस्था में होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दिस इज द आंसर। देख लो, मैथ्स 2022 फर्स्ट ग्रेड। किशोरों के सामाजिक विकास से संबंधित कौन सी विशेषता है? किशोरों के सामाजिक विकास की बात यहां पर हो रही है। बताओ, सामाजिक समस्याओं में रुचि, सामाजिक समस्याओं में अरुचि, अस्थायी मित्रता और सामान्य रुचि। देखो सुनो क्रांतिकारियों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो प्रश्न को सीधे ढंग से अप्रोच मत करो, उल्टे ढंग से अप्रोच करो। सही उत्तर पे मत जाओ, गलत उत्तरों को एलिमिनेट करने लग जाओ। अस्थायी मित्रता तो नहीं हो सकती क्योंकि किशोरावस्था में मित्रता ज्यादा होती है। सामाजिक समस्याओं में अरुचि तो नहीं होती क्योंकि उसमें तो सामाजिकता आ जाती है। ठीक है, अब देखो सामाजिक समस्याओं में रुचि और सामान्य रुचि, ज्यादा अच्छा आंसर कौन सा है? 1 नंबर आया ना, वही इसका आंसर था मैथ्स 2022 में। सारे क्वेश्चन इजी हैं, हमने जो पढ़ा है उन्हीं से मिलेंगे हमें। अगले प्रश्न पर आओ। विकास की कौन सी अवस्था को तनाव तूफान की अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था। शैशवावस्था है। किशोरावस्था है क्या? ठीक है, चलो किशोरावस्था थे, बोले ना किशोरावस्था मान लिया। चलो, किसने किया था? स्टैनली हॉल ने। शाबाश। कौन से साल में? 1904 में आई पुस्तक का नाम क्या था? शाबाश, वेरी गुड। कौन सा घटक अधिगमकर्ता के सामाजिक विकास में सहायक होता है? अच्छा प्रश्न है, इसको हल करो। जाति, अस्पृश्यता, भाषा की बाधा और बुद्धि। और हां, अगर तरीके से उत्तर नहीं मिल रहा है तो उल्टे तरीके से जाओ, गलत आंसर एलिमिनेट करने लग जाओ, सही उत्तर तक पहुंच जाओगे। भाषा की बाधा मतलब भाषा की बाधा अगर रही, भाषा अगर नहीं आई तो अच्छा सामाजिक विकास होगा। मतलब मेरे को राजस्थानी नहीं आई तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि मैं तो राजस्थान का हूं यार, गजब। क्यों? क्योंकि मेरे को राजस्थानी नहीं आती। तो सी आंसर किसी भी हाल में नहीं हो सकता। प्रश्न क्या है, जिनको दिख नहीं रहा है फिर से सुन लो। अधिगमकर्ता के सामाजिक विकास में क्या सहायक होता है? जाति, अस्पृश्यता, भाषा की बाधा और बुद्धि। तो भाषा की बाधा तो हो ही नहीं सकती भाई साहब। जब भाषा ही नहीं आई तो आपको उस समाज के बारे में क्या पता चलेगा? क्लियर। छुआछूत के विचार आपने रख लिए कि जी मैं तो इस जाति का हूं, मैं तो इस समाज का हूं, मैं तो इसको छू ही नहीं सकता, तो फिर ये भी नहीं हो सकता। और अगर ये नहीं होगा तो ये कैसे हो जाएगा? देवी देवताओं। तो आंसर क्या है? बुद्धि। जाति अंततः क्या लेके आती है? नफरत। सीधी सी बात है, अध्यापक बनने जा रहे हो, इस बात को अंतर्मन में उतार लो, उतार लो इस चीज को। तुम्हें कोई नींद में भी पूछे ना तो भूल जाओ तुम्हारी कोई जाति है थी, कुछ नहीं है। एक ही जाति है, पढ़ाना, वही और पढ़ना, बस यही धर्म है, यही जाति है, यही संप्रदाय है। अगर अध्यापक की तरह सोच के प्रश्नों के हल उत्तर देने की प्रक्रिया में जाओगे, मैं दावा कर सकता हूं कि ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। अरे नहीं तो क्या, आज समाज में तो जातियां वही है साहब,
मैं को तो बेरो होना ही चाहे कथे बामण कौन सा बामण, अच्छा बे बामण हो गए, ओहो मैं बे बामण, हाँ। तो फिर तो भाई साहब ये करोगे तो नफरत और वैमनस्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका सामाजिक विकास कभी नहीं हो सकता। जब सब साथ में रहेंगे समाज के लोग तभी सामाजिक विकास होगा। आंसर क्या है? डी। चलो आगे बढ़ो। पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बालकों के साथ अंतःक्रिया, समानता, लेन देन के संबंध होते हैं? नैतिक समानता। शाबाश। अगले प्रश्न पर आओ। कौन सा वृद्धि और विकास का सही सिद्धांत नहीं है? वृद्धि और विकास वंशक्रम वातावरण के गुणनफल हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं, क्षतिपूरक हैं, सह संबंधात्मक हैं। 3 नंबर क्या होता है क्षतिपूरक का मतलब? अब ओ घन मेरो 3 नंबर तक पहुंचगा, बढ़िया बात है। देखो ये तो है क्योंकि गुणनफल हमने लिखा है, ये भी है, ठीक है। सह संबंधात्मक ये भी लिख रखा है कि वृद्धि और विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं, लिखा है ना ये। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो क्षतिपूरक पर आओ। क्षतिपूरक, और इसको इंग्लिश में वी टर्म एज कंपनसेटरी। इसका मतलब क्या है? आम भाषा में, सरल भाषा में, आपकी भाषा में समझाता हूं, ठीक है ना। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, उस भाषा में समझाता हूं तुम्हें, है ना, जिससे भारत के लोग समझते हैं जिस भाषा को। आओ, इस वाक्य का मतलब है कि आपका एक पेपर है जीके का और सेकंड पेपर कौन सा होता है आपका? सब्जेक्ट का। यही है मामला। मान लो जीके का पेपर में तुमने ढोल डालकर आ गए सब कुछ, जस्ट पास हो रहे हो, कितने परसेंटेज लाने जरूरी हैं? 40%। बस 40% ही आ रहा है। वो कोई राम जी बड़गो माए ना जो थे, कोई एक क्वेश्चन आपने गलत किया नहीं या एक क्वेश्चन ठीक कर दिया तुक्का। 40% ही चाहिए, 40% ही आ रहे हैं। अब दूसरी पारी में जब दूसरा पेपर देने गए तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठते समय क्या विचार आएगा? कई कमाए तो आपा कादो डोलिया मेहनत पे। इस वाले पेपर में गड़बड़ नहीं करनी है, इस पेपर में एक भी नंबर गलती से, मूर्खता से कटना नहीं चाहिए। वहां जो कमी रह गई उस कमी को यहां सुधारना है, यही तो विचार आता है। इसी विचार को कहते हैं क्षतिपूर्ति। विकास के कुछ पक्षों में हम मान सकते हैं अंतर्निहित क्षतिपूर्ति हो सकती है, लेकिन विकास खुद क्षतिपूरक हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कि किसी का नैतिक विकास अच्छे से नहीं हो रहा तो उसका संज्ञानात्मक अच्छे से हो रहा है, किसी का शारीरिक अच्छे से नहीं हो रहा तो उसका मानसिक अच्छे से हो रहा है, ऐसा नहीं है। और एकदम ही लो लेवल के एग्जांपल से समझाऊं तो आपको ऐसे समझा सकता हूं कि भगवान ना करे, मान लो किसी के पोलियो है, चल नहीं पाए, जन्म से उसके पैरों में विकृति है, तो भगवान ने उसके हाथों में इतनी ताकत दे दी कि वो हाथों के बल पे चलता हुआ ऐसे पहुंच जाता है जहां पहुंचता है। क्या ऐसा संभव है? नहीं है। हाथ अपना ही काम करेंगे। हाथ ठीक है सहारा दे सकते हैं, लेकिन हाथ कभी भी पैरों की जगह नहीं ले सकते और पैर कभी भी हाथ की जगह नहीं ले सकते। हाँ, कई ऐसे केसेस अपने, मैंने कहा ना, कुछ पक्ष क्षतिपूरक हो सकते हैं। अपन कई ऐसे विद्यार्थियों को देखते हैं पढ़ने लिखने में इतने होशियार, कई बार हाथों के ना होने के कारण वो पैरों से लिख के पेपर देते हैं, लेकिन वो पैरों के लिखने का एक एक्स्ट्रा कौशल है। पैर वहां पर हाथ की जगह काम नहीं करेंगे कि अब सारे हाथ के काम पैर करने लग जाएंगे, क्योंकि क्षतिपूर्ति हो गई है। जिस चीज की क्षति है उसकी क्षति वहां पे रहेगी, पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए इसका आंसर क्या है? विकास क्षतिपूरक होता है। ये हमारा विकास का कोई सिद्धांत नहीं है। ये क्लियर हुआ पॉइंट सभी को? आओ, ये एक फैक्चुअल प्रश्न है, इसमें डाउट भी है। डाउट इसलिए क्योंकि कौल सैनिक ने 12 से 21 वर्ष की बात कही है और इसमें आंसर 12 से 15 माना था, 12 से 18 भी नहीं माना। बायोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन है, मे भी उनके कोई डाउट्स रहे हो। अगले प्रश्न पर आओ। कौन सा चिंतन प्रकार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, अंत प्रक्रियात्मक हमने कहां पढ़ा था? पूर्व संक्रियात्मक की उप अवस्था पढ़ा था 4 से 7, तो ये तो नहीं हो सकता।
परिकल्पित निगमनात्मक हमने कहां पढ़ा था? औपचारिक में यह भी नहीं हो सकता, संवेदी तो है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा? आगमनात्मक। और आगमनात्मक निगमनात्मक मैंने पढ़ाया भी था आपको। आगमनात्मक मतलब वही कि मैं यहां पे पूछ लूं आपसे, कर भाई क्या क्या पढ़ के आए हो तुम सब, साहब बीएड 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 बीएड, और मैं वहां जाके कोई मेरे को पूछे कि सेकंड ग्रेड, बीएड करनी बहुत जरूरी है सेकंड ग्रेड के लिए। ज्ञान कहां से लिया? आप लोगों से, उदाहरणों से अलग अलग, और उसको मैंने एक निष्कर्ष बनाकर कहीं पर चेप दिया। इसको कहते हैं आगमनात्मक। कौन सी किशोर, ये अच्छा प्रश्न है, इसको देखो, अच्छा प्रश्न है, इसको देखो, इस पे चर्चा करेंगे। क्या है आंसर? बहुत बढ़िया, शाबाश। तुम ही करोगे नाम रोशन देश का। एक काम करते हैं क्रांतिकारियों, इसमें एक परिवर्तन करते हैं क्वेश्चन में। अब बताओ क्या आंसर है? वाह वाह वाह। अगर परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है, याद रखना, होनहार विद्वानों, होनहार बिनवार के होर चीखने पात वाली बात है। अगर परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है तो मान के चलना रैंक ऐसा ही प्रश्न निर्धारित करेगा। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? इवान पावलोव ने। इससे रैंक नहीं आएगी। ये तो कोई बाठा भी फेंकोगे ना किसी साइको के तैयारी करने वाले पे, तो पावलोव याद करने वाले पर ही पड़ेगा। सबको पता है ये। ऐसा क्वेश्चन रैंक दिलाएगा तुम्हें, ऐसा क्वेश्चन 4 लोगों से आगे लेकर जाएगा। ये चारों ही विशेषताएं हैं किशोरावस्था की। देवी देवताओं, हाँ या ना? वीर पूजा, विरोधी मानसिक दशा, भाव प्रदान का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा भावनाएं। रॉस का कथन नहीं लिखा कि किशोर संवेगात्मक रूप से अस्थिर होता है, इसका मतलब क्या है? बहुत भावनात्मक होता है। किसी ने हल्का सा कुछ कह दिया दुखी हो जाएगा, किसी ने हल्की सी कोई बात कह दी गुस्सा हो जाएगा, पिताजी ने डांट दिया घर छोड़ के जाऊंगा, मैं तो नहीं रहूंगा इनके साथ। यही तो सारी चीजें हैं। कहीं बैठा है और कहीं किसी के प्रति एक तरफा प्रेम है उसको, और उसने देखा कि वो तो किसी और, कोई और कॉपी मांग रहा है, उसको कॉपी दे रही है, वहीं पर ही अपना नाम काट कूट कर बोलेगा ठीक है खत्म कहानी, अपन तो प्री में फेल हो गए, अपन तो मेंस इंटरव्यू तक तो कौन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि विचार इस अवस्था में बहुत ज्यादा भावनात्मक होते हैं, और नार्सिसिज्म तो होता ही होता है। परंतु हे प्रिय विद्यार्थियों, इसमें यह किशोरावस्था की विशेषता नहीं पूछ रहा। हाँ, इसका आंसर क्या है? ए नहीं है क्या इसका आंसर? है ना? वाह रे वाह। ताकि कॉपी में लिखाइडो है वीर पूजा की भावना बलवती होती है। अरे भी भावना ने अंडरलाइन नैरो करवाइडो है क्लास में, देखो के अब ये वीर पूजा की भावना है क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ा हुआ पक्ष है। विरोधी मानसिक दशा भी है, अभी दुखी है वहीं पर खुश है, किसी के प्रति गुस्सा है, किसी के प्रति लगाव है, भावनात्मक है, और भाव प्रधान जीवन तो है ही है। नार्सिसिज्म इस अवस्था की विशेषता है, लेकिन नार्सिसिज्म इस अवस्था की संवेगात्मक विशेषता नहीं है, बल्कि विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण होता है उस प्रक्रिया में पहला चरण है आगली ना मैं चोखो लागू, भी से पहली जरूरी है मैं खुद ना चोखो लागू। समझ गए?
यही तो है नार्सिज्म। अपन ही है शाहरुख खान, हाँ या ना? भूल गा सो क्यों? तो इसका आंसर क्या है? नार्सिसिज्म। ऐसे क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं, जहां उसने ये नहीं पूछा किशोरावस्था की विशेषता कौन सी है, किशोरावस्था के किसी पक्ष की विशेषता बोल दी। मान लो यहां पर अहम केंद्रवाद लिख देता वो, तो ये आंसर नहीं होता, क्योंकि अहम केंद्रवाद तो एक संज्ञानात्मक विशेषता है। यहां अगर ये कह देता, मान लो शारीरिक अंग की परिपक्वता, तो शारीरिक अंग की परिपक्वता का क्या मतलब है? किशोरावस्था में तो शारीरिक अंग परिपक्व हो गए हैं, लेकिन वो संवेगात्मक विकास से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक इसी प्रकार से नार्सिसिज्म जो है, उसका संवेगों से कोई लेना देना नहीं है। संवेग मतलब तो क्या होता है? डर, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, आनंद, हर्ष, उल्लास। खुद को ऐसे मानना कि मैं सुंदर हूं, इसमें कौन सा संवेग आ गया भाई? ये तो एक विचार है ना, ये विचार है, ये संवेग नहीं है कि मैं क्या हूं, मैं सुंदर हूं, आई एम ब्यूटीफुल। ये फीलिंग क्या है? ये एक विचार है, इसका संवेगों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए नार्सिसिज्म इस प्रश्न का उत्तर है। ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बता दो, एक बार वापस बोलूंगा, परंतु इसको समझना। और अगले टेस्ट में ऐसे ही ऊटपटांग क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, ताकि चीजें समझ में आए। क्या है इस क्वेश्चन की खासियत? ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं पूछ रहा है, उसी के एक आयाम की विशेषता पूछ रहा है, और ऑप्शन में चारों ही किशोरावस्था की विशेषता दे दी उसने। तो आप ये चेक करो, नार्सिज्म किशोरावस्था की भावनात्मक विशेषता नहीं है। लिखवाया भी कहां है नार्सिज्म? पहले जोन्स का कथन लिखाया है कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है, फलाना ढिमका, ये वो, इसकी 3 प्रक्रियाएं हैं, उसमें पहला नार्सिज्म लिखवाया है, आया ना? तो इसका भावनाओं से क्या लेना देना? क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़ो। गौतम के निवासियों, पियाजे के नैतिक विकास का स्तर नहीं है नैतिक आदर्शवाद, शाबाश। यथार्थता है, समानता है, सापेक्षता है। पहचान के बारे में किशोरावस्था में कौन बात करता है? कौन सी बोली? स्टैनले हॉल। आपने बोला? अब थान में क्यों क्या, और कौन सी वो? आप तो पेन प्राप्त करने वालों में सबसे अग्रणी हैं, और आप ऐसी गलती कर रहे हैं। कौन होगा इसका उत्तर? एरिक्सन। पहचान की बात हो रही है देवी जी, एरिक्सन। ऐसी गलती नहीं करनी है, यही तो गलतियां जो हम जल्दीबाजी में करके आएंगे। ठीक है, आओ आगे बढ़ो। लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास का स्तर बता दो मेरे को जल्दी सी। परंपरागत, सिंपल सी बात है। अच्छा एक बात और याद रखना, परंपरागत को कई जगह उसने रूढ़िगत भी लिखा है, या रूढ़िबद्ध भी लिखा है, ये बात याद रखना बस। ओके, क्लियर है? इसको और देख लो, एग्रीकल्चर के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इस बार। क्या है आंसर? तीन नंबर है, 2 नंबर है? अरे वाह, मन संन्यास लेनो पड़ जाओगे थे हाल का उत्तर दोगा तो। 2 नंबर है, और बाकी क्यों कौन बता रहे? अरे 2 नंबर है, हैं? 2 नंबर या काम क्यों कर रहे हो बाकी वालों? किशोरावस्था, प्रारंभिक वयस्कावस्था, मध्य, यही तो था, जन्नात्मकता, स्थिरता, वही तो बात है। और जमाई बुढ़ो हो जना, कौन सा है आंसर? यही है ना? बस, आ गई बात समझ में? ये 3 पेपरों के क्वेश्चन थे। आओ अब बढ़ते हैं आगे। हम पढ़ रहे थे शारीरिक विकास। क्या हमने बाल्यावस्था का शारीरिक विकास पूरा पढ़ लिया था? शाबाश, लिखो अब।
तीसरी हेडिंग किशोरावस्था में शारीरिक विकास। लिखो किशोरावस्था किशोरावस्था शारीरिक विकास की परिपक्वता की अवस्था है। किशोरावस्था शारीरिक विकास की परिपक्वता की अवस्था है। किशोरावस्था शारीरिक विकास की परिपक्वता की अवस्था है। विवेक जी के फोन आए हुए हैं 2-3। हाँ, तो कोई क्लास से संबंधित कोई बात कह रहे हैं, एक बार पूछ लो, क्योंकि मैं क्लास में हूँ, कुछ पढ़ा रहा हूँ। किशोरावस्था शारीरिक विकास की परिपक्वता की अवस्था है। शारीरिक विकास, इसी में आगे लिखो, शारीरिक विकास पुनः तीव्र गति से होता है। पुनः तीव्र गति से होता है। ये बात लिखवा दी थी क्या मैंने? स्पर्ट एंड सडन ग्रोथ नहीं लिखवाई थी, तो ये लिख लो बस, इसके आगे बस ये वर्ड लिख लो, स्पर्ट एंड सडन ग्रोथ। शारीरिक विकास पुनः तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास पुनः तीव्र गति से होता है। मतलब क्या है भाई देवियों सज्जनों इस बात का? इसका मतलब यह है कि अचानक से हेल्थ, हाइट और ये सारी चीजें किशोरावस्था में बढ़ती हैं, अचानक से। ठीक है, लिखो अब पहले तो पहला पॉइंट लिखो, अब जो हम 5-6 पॉइंट जो अपने को लिखने हैं उनमें से। बाल विकास अब मैक्सिमम 2 दिन का बचा है, या तो आज में ही हो जाएगा, अदरवाइज कल कंप्लीट हो जाएगा बाल विकास, खत्म कहानी। इतने दिन से जो चल रहा था ना माथा फोड़ी, कंप्लीट हो जाएगी बाल विकास की। और मान के चलो बाल विकास 25% सिलेबस है, 25% है बाल विकास, 25% है अधिगम, और बाकी के 50 में पूरा ताम जाम आ जाता है, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, भक्तित्व, सब। अब इतने दिनों से बाल विकास चल रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा, अभी तो हो रहा है। अधिगम अभिप्रेरणा आएगी, चालू होगी, अगले दिन खत्म। व्यक्तित्व चालू होगा, 2 दिन बाद खत्म। ऐसे फील आएगा कि हाँ यार टॉपिक खत्म हो रहे हैं, अभी तो कुछ चल ही नहीं रहा था, कल हो जाएगा ये खत्म, या तो आज नहीं तो कल। चलो मित्रों लिखो स्पर्ट एंड सडन ग्रोथ। अब इसमें लिखो पहला पॉइंट, बालकों की किशोरों की लंबाई किशोरियों से अधिक होती है। किशोरों की लंबाई व वजन किशोरों की लंबाई व वजन किशोरियों से अधिक होता है। तो देखो, शैशवावस्था में कौन आगे था? बालक। बाल्यावस्था में बालिकाएं। किशोरावस्था में पुनः है बालक। मांसपेशियों का वजन कुल वजन का लगभग 45% हो जाता है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, ये जो अभी अभी लिखा है ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। कितना हो जाता है? 45% हो जाता है। पॉइंट क्लियर? बताओ। हड्डियों की संख्या 206 है ना, होती है
अस्थिकरण समाप्त हो जाता है। हड्डियां कितनी हो जाती है? 206। और अस्थिकरण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। पूरा हो गया भाई, अस्थिकरण खत्म कहानी। इस अवस्था में 4 प्रज्ञादंत निकलते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं विजडम टीथ, हिंदी में कहते हैं प्रज्ञादंत, और अपनी भाषा में कहते हैं अक्कल जाड़। तो अक्कल जाड़ कब आती है? इसी अवस्था में। और कितनी होते हैं ये? 4, 2 इस तरफ 2 ऊपर, ऐसा कुछ सिस्टम रहता है इसमें। क्लियर है? बायो नहीं आती मुझे, ऐसे ही तुक्का मार रहा हूं। आओ, इस अवस्था में कितने प्रज्ञादंत निकलते हैं? 4। ये बात याद रखना, क्योंकि देखो 28 वहां निकल चुके हैं दांत, 4 यहां और निकलेंगे। टोटल कितने दांत होते हैं व्यक्ति में? 32 दांत होते हैं। क्या बचा अब? सिर व मस्तिष्क बचाना। सिर का अनुपात एक वयस्क में पूरे शरीर का लगभग 1/8 होता है। ये इसी साल आया है, फर्स्ट ग्रेड में आया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, या शायद हो सकता है आपके सेकंड ग्रेड में आया हो। फर्स्ट में आया था क्या? इसी साल आया हुआ है ये। लगभग 1/8 होता है। बाल्यावस्था में, इसी में लिख लो एक फैक्ट, बाल्यावस्था में, शायद कल मिस हो गया था ये फैक्ट, कल ये लिखवाया नहीं था ना मैंने आपको? हाँ लिखो, बाल्यावस्था में यह लगभग 1/6 रहता है। बाल्यावस्था में यह लगभग 1/6 रहता है। बाल्यावस्था में यह लगभग 1/6 रहता है। तो देखो, लंबाई हो गया, वजन हो गया, मांसपेशियां हो गई, हड्डी हो गई, दांत हो गए, सिर का अनुपात हो गया। आगे लिखो। हाँ, अब लिखो आगे अगला पॉइंट। यौन अंगों का विकास प्रारंभ हो जाता है। यौन अंगों का विकास प्रारंभ हो जाता है। बालकों की किशोरों की आवाज में, किशोरों की आवाज में एकदम आरपीएससी वाली ही लाइन लिख लेते हैं एज इट इज। कंठनाल लेरिंग्स के बढ़ने के कारण, किशोरों की आवाज में कंठनाल लेरिंग्स के बढ़ने के कारण भारीपन दिखाई देता है। किशोरों की आवाज में कंठनाल लेरिंग्स के बढ़ने के कारण भारीपन दिखाई देता है। ठीक है, और कोष्टक में लिख लो एडम्स एप्पल।
ADAMS एप्पल। ये जो गले की हड्डी किशोरों में, पुरुषों में आगे आई हुई रहती है ना, ये दिखती है ऐसे, खटकती है, इसी को एडम्स एप्पल कहते हैं। बालिकाओं में नहीं होती है, टेंशन मत लो, ये सौभाग्य सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त है। ठीक है, तो ये इसी को कहते हैं एडम्स एप्पल। और ये क्यों है? इसी लेरिंग्स के बढ़ने के कारण आवाज में जो बेस है किशोरों की आवाज में, है ना, ये बालिकाओं की आवाज तो पतली सी होती है, और किशोर की आवाज और भाई कैसा है, ये जो है ना, ये भारी आवाज। तो इसके कारण अमिताभ बच्चन साहब की, इन सब की जो आवाज है वो इसी के कारण है। आओ, कहाँ गए हम? तो इसी के साथ किशोरावस्था होती है, सॉरी, शारीरिक विकास होता है समाप्त। ठीक है, एक आध पॉइंट और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हाँ, यौन अंगों में परिपक्वता अगर अपन ने लिखनी है तो उसके तथाकथित वय संधि काल के जो परिवर्तन है वो आने लग जाएंगे, जैसे दाढ़ी मूंछ उगना, आवाज में भारीपन, किशोरों की आवाज पतली हो जाना, मासिक धर्म प्रारंभ हो जाना, ये सारी चीजें भी किशोरावस्था में ही आरंभ होंगी। ठीक है, तो ये मूलतः शारीरिक अंगों की परिपक्वता से जुड़े हुए पक्ष हैं सारे। क्लियर हुआ सभी को? अब इस शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ इसका एक छोटा भाई है, उस छोटे भाई से क्वेश्चन आता नहीं है, आता है तो एक ही क्वेश्चन आता है, फिक्स, ऑप्शन भी फिक्स है यहां तक की, और वो छोटा भाई है गामक विकास। क्या नाम है उसका? मोटर डेवलपमेंट। इससे एक ही प्रश्न बनता है, और पुराने वाले जो कभी पढ़ रखे होंगे वो जानते होंगे कि वो एक प्रश्न है स्थूल गत्यात्मक कौशल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का, बस। नए वालों को अभी अपन समझा देंगे क्या होता है। देखो भाई, शरीर के अंग जो हैं वो तो अपने हिसाब से बढ़ रहे हैं, लेकिन कितने क्रियाशील होकर आप उन शरीर के अंगों की मदद से कोई निश्चित कार्य कर रहे हो। भाई, हाथ तो जैसे विकसित होंगे वैसे विकसित होंगे, लेकिन ये जो गतिविधि है ये क्या है? गामक विकास है। अब देखो, इसमें तीन चीजें हैं। पहली, अंगों की शक्ति। दूसरा, अंगों की गति, कि जितनी देर में ये ऐसे हुआ इतने उस हिसाब से आपके अंगों में स्पीड भी होनी चाहिए। शक्ति, गति और अंगों में समन्वय। हाथ तो चल गए, पैर बोले कि ना मैं तो कौन सा लू, मैं तो उठे बैठे रहूं, तो क्या वो आप काम कर पाओगे? तो गामक विकास के तीन पक्ष हैं। जैसे शारीरिक विकास के चार पक्ष थे, क्या क्या थे? अंतःस्रावी ग्रंथियां, स्नायु तंत्र, फिजिकल स्ट्रक्चर और मांसपेशियां। वैसे गामक विकास के तीन पक्ष हैं, शक्ति, गति, अंग समन्वय। शक्ति, गति और अंग समन्वय, तीन चीजें इसमें। क्या क्या? शक्ति, गति और अंग समन्वय। तो लिखो, गामक विकास में पहले एक पॉइंट लिखो मस्तिष्क और अंगों की अंतःक्रिया समन्वय से अंगों की क्रियाशीलता का विकास गामक विकास
कहलाता है। अंगों की क्रियाशीलता का विकास गामक विकास कहलाता है। मस्तिष्क और अंगों की अंतःक्रिया समन्वय से अंगों की क्रियाशीलता का विकास क्या कहलाता है? गामक विकास। तो गामक विकास का मतलब क्या है कि आपके अंग, आपके बॉडी के पार्ट्स कितने एक्टिव हैं। आपने अगर YouTube पर अगर देखा हो तो कुछ एक वीडियोस बड़े वायरल होते हैं, उसमें एक वीडियो आता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहीं चल रहे हैं या आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहीं जा रहे हैं और आसपास उनके एसपीजी कमांडो चल रहे हैं और वो एसपीजी कमांडो से देखते हुए ऐसे चल रहे हैं। बड़ा अच्छा वीडियो है वो, खुद आपने कहीं देखा हो तो। और कहीं से कोई एक कुछ ऐसे पत्थर आता है और वो एसपीजी कमांडो 1 ही मिनट में उस पत्थर को रोक लेता है। या कोई कोई चीज कोई फेंकता है, कोई फूल वगैरह, कोई एक व्यक्ति माला फेंक रहा है मोदी जी के गले में माला गई नहीं, उससे पहले उसने पकड़ ली माला को। क्यों? जबकि उसका ध्यान कहीं और था। ये मोटर डेवलपमेंट का क्लासिकल एग्जाम्पल है कि आपके दिमाग और आपके शरीर के अंगों में ये क्रियान्वयन है क्या। समझ रहे हो? 22 यार्ड के क्रिकेट के मैदान में उल्टे पैर चल के कपिल देव विवियन रिचर्ड्स का, या किसका, विवियन रिचर्ड्स का कैच पकड़ते हैं ना, है ना, वो कैच पकड़ते हैं और मैच का रुख बदल जाता है 1983 में। ये क्या है? ये क्लासिकल एग्जाम्पल है मोटर डेवलपमेंट के, कि जहां पर व्यक्ति के दिमाग और उसके अंगों के बीच में इतना समन्वय था। कई और जेएमटी रोड स्केरिंग के विज्ञापन वैसे बात है ना, वो ऐसे उछल के कैच ले लिया और फिर वो बाहर जाके, और हरमनप्रीत कौर का भी एक अच्छा वीडियो ऐसा। ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल है किसके? गामक विकास के। क्लियर हुआ? आओ, नहीं हुआ क्लियर? गामक विकास का मतलब है बेटा जी कि हमारे अंगों की मदद से हम कितना आसानी से और जल्दी से अब कोई काम कर लेते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि अपन कहीं जा रहे हैं और सामने से कोई कार आ रही है, हम तुरंत मुड़ गए, या कोई किसी ने कोई कोई चीज फेंकी, अपन ऐसे हो गए 1 ही मिनट में। ये गामक विकास ही है कि हमारे दिमाग और हमारे अंगों में संबंध कितना अच्छा है, जिससे हमारे अंग उतने क्रियाशील हैं। अब क्लियर हुआ? अब इसके 3 पक्ष हैं जो मैंने बताया, लिखो। गामक विकास के 3 पक्ष हैं। 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 पहला है शक्ति, स्पीड। नहीं, शक्ति स्पीड नहीं होता, शक्ति तो स्ट्रेंथ होता है। जी हां। दूसरा है गति। गति का मतलब होता है स्पीड। और तीसरा है अंग समन्वय। अंग समन्वय का मतलब है कोऑर्डिनेशन। एक अंग दूसरे अंग के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करके काम कर रहा है। भाई बॉल तो हाथ से ही पकड़ी जाएगी, पर हाथ तो वहां जाने से रहे, हाथ को लेकर कौन जाएगा? वो पैर ही तो लेकर जाएंगे। जैसे एक एक कपिल शर्मा शो में एक विज्ञापन आया, मतलब विज्ञापन क्या, कोई जोक आया था बड़ा अच्छा, मुझे याद नहीं है, हो सकता है आप लोगों को याद हो, कि फल को देखा मेरी आंखों ने, है ना, लेकिन ऐसा था कि उस तक ले गए मेरे पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने, मगर मारपीट को पड़ गई। तो ये कुछ इस तरह का था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या टर्म्स यूज हुई थी उसमें, पर यही हुआ ना कि शक्ति, गति और अंग समन्वय। क्लियर हुआ? प्रश्न यहां से नहीं आता, प्रश्न आता है यहां से। गत्यात्मक कौशल। गत्यात्मक कौशल। मोटर स्किल्स, इंग्लिश में इसको कहते हैं मोटर स्किल्स।
गत्यात्मक कौशल, मोटर स्किल्स। एक ही टाइप का प्रश्न आता है, एक ही प्रश्न आता है। प्रश्न क्या आता है? दो तरह की स्किल्स होती है, एक है ग्रॉस मोटर स्किल्स, स्थूल गत्यात्मक कौशल, और दूसरी है फाइन मोटर स्किल्स, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। फिर से दोहरा रहा हूं, प्रश्न जो है उसकी लैंग्वेज बड़ी सिंपल होती है। क्या पूछता है वो आपसे? इन दोनों में कुछ निश्चित प्रक्रियाएं होती हैं और वो आपसे पूछता है कि कौन सी प्रक्रिया कौन सी है। तो पहले तो ये बताओ कि कितने तरह की हो गई? दो तरह की, एक ग्रॉस और एक फाइन, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। ग्रॉस मतलब जहां बड़ी मांस पेशियों का प्रयोग हो, जहां बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, सीढ़ी चढ़ना। और यहां जहां छोटी मांस पेशियों का प्रयोग हो, जैसे लिखना, सितार बजाना, सिलाई कढ़ाई आदि। बस जिन कामों को करने में बड़ी मांसपेशियां लग रही है, जैसे चल रहा है आदमी, हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है, ये क्या है? स्थूल गत्यात्मक कौशल। सूक्ष्म, लिख रहा है, छोटी मांसपेशियां हैं। ठीक है, मोबाइल चला रहा है, छोटी मांसपेशी। सितार बजा रहा है, गिटार बजा रहा है, क्या है? छोटी मांसपेशियां, उसको कहते हैं सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। प्रश्न जो आता है वो यही आता है। प्रश्न आ सकता है निम्न में से कौन सी स्थूल नहीं है? चलना, दौड़ना, कूदना, लिखना। बस ऐसा क्वेश्चन आ सकता है।